नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं परिवार के बारे में और कुछ सामाजिक कुरीतियों के बारे में और उनके हमने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आवास और उससे संबंधित महत्वपूर्ण साफ सुथरा आवास के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एमपीटेट, रीट, सीटेट जैसी सभी शिक्षक भर्ती के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रत्येक जीव का या जंतु का जो सुरक्षित आवास होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है और प्रत्येक जीव जंतु अलग अलग स्थान पर निवास करते हैं। इसके बारे में आप भी जानते हैं, जैसे कि बंदर, गिलहरी, चमगादड़ पेड़ों पर निवास करते हैं, पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं और एक बया पक्षी है जो वो पेड़ों पर कैसे घोंसले बनाता है, लटके हुए घोंसले बनाता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि बया कौन से पक्षी के पेड़ों पर लटके हुए घोंसले प्राप्त होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा बया पक्षी के। बया पक्षी के घोंसले जो हैं वो पेड़ों से लटके हुए पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ और बात करेंगे हम। शेर, चीता, भालू, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी, हिरण, खरगोश, बारहसिंगा, इनको आप पता है कि आबादी से दूर कहाँ पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। और मछली, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, ये कहाँ पर रहते हैं, जल में अथवा जल के किनारे रहते हैं। चूहा, खरगोश, नेवला, साऊ, चूहा, ये कहाँ पर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी भी है और अभी हम विस्तार से आगे जानकारी इनकी लेने वाले हैं। अगला एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सांप के बारे में है कि सांप स्वयं का बिल नहीं बनाता, वह जंतुओं के द्वारा बनाए हुए बिलों में रहता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सांप स्वयं के बिल नहीं बनाता, जंतुओं द्वारा बनाए गए बिल पर कब्जा करके रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। स्थलीय जंतुओं को स्थलीय आवास में पाई जाने वाली वातावरणीय भिन्नता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। स्थलीय जो जंतु हैं उनको वातावरण की जो भिन्नता है उसके आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला नंबर हो जाएगा आपका सम आवासीय, दूसरा हो जाएगा मरुस्थलीय, तीसरा हो जाएगा शीत प्रदेशीय जंतु, जो शीत में रहते हैं, और जो समावास में रहते हैं, जो मरुस्थल में रहते हैं। 3 प्रकार से बांटा गया है। इनको अब हम विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारा सम आवासीय जंतु। सम आवासीय वे जंतु होते हैं जहाँ पर पर्याप्त भोजन और जल प्राप्त होता रहता है। जैसे आपके लिए प्रश्न आ जाए कि कुत्ता है समावासीय, मरुस्थलीय, तो आप किसको टिक करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कुत्ता है वो सम आवासीय जंतु है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त जल और भोजन की व्यवस्था होती है। तो सम आवासीय जंतु कौन कौन है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा आदि। इसी प्रकार आगे हम बात कर लेते हैं मरुस्थलीय जंतु, अर्थात जो जीव कहाँ पर रहते हों, मरुस्थल में रहते हैं। जैसे कि आपका राजस्थान, आपके राजस्थान में रहते हैं। तो ऊँट, रेगिस्तानी जो जंतु हैं वो हैं ऊँट, रेगिस्तानी चूहा, हिरण, खरगोश, बिलकारी आदि, जो कहाँ पर रहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं। और एक चीज़ और नोट कर लेना कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं, ऊँट को कहते हैं। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर है कि जो ऊँट के पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं। ऊँट के पैर होते हैं गद्देदार, इससे वो क्या होते हैं, रेत में धंसते नहीं हैं। रेत में पाँव ना धंसने से ऊँट को चलने में आसानी होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बिल्कुल। और आगे जान लेते हैं कुछ जानकारी ऊँट के बारे में। ऊँट को बहुत अधिक तापमान पर ही पसीना आता है, नहीं तो वो अधिक तापमान पर अनुकूल होता है उसका शरीर। और ऊँट में देखने, सुनने, सूंघने के अंग जो हैं वो अधिक विकसित होते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले डिस्कस किया समावासीय जंतु, फिर डिस्कस किया मरुस्थलीय जंतु। अब बात करने वाले हैं शीत आवासीय जंतुओं के बारे में। शीत आवासीय मतलब जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जैसे रीछ, खरगोश, लोमड़ी, याक, पेंगुइन, जो कहाँ पर रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं या शीत आवास में रहते हैं। तो इनके बाल लंबे होते हैं, त्वचा के नीचे चर्बी की परत होती है, बालों का रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है, कान, नाक के छिद्र तथा आँख बालों से
ढके रहते हैं। कान नाक में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और आँखें बालों से ढकी हुई होती हैं, और बाल बड़े बड़े होते हैं ताकि इनको ठंड से बचाया जा सके। और शरीर के नीचे जो है परत होती है चर्बी की, ताकि इनको ठंड ना लगे। इनका शरीर जो है वो ठंड के अनुकूल हो जाता है। अब कुछ और जंतुओं के प्रमुख आवासों के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये जीव कहाँ रहता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जंतुओं के नाम दिए गए हैं और उनके रहने के स्थान। तो जैसे यहाँ पर बिल है, यहाँ सारे जंतु दिए गए हैं, कौन कौन से जंतु बिलों में रहते हैं। इसमें गारंटी है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कुछ आप जानते हैं, कुछ नए शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो पूछे जाने की पूर्णतः उम्मीद है। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बिलों में कौन कौन से जीव रहते हैं। तो बिलों में कौन कौन रहता है? चूहा आप जानते हैं, सांप आप जानते हैं, खरगोश। कई लोगों को डाउट रहता होगा कि खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश भी कहाँ रहता है? बिलों में रहता है। दीमक भी बिल में रहती है, चींटी भी बिल में रहती है, और गोयरा भी जो है वो भी बिल में रहता है। तो चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी, गोयरा कहाँ पर रहते हैं? बिलों में रहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 3-4 बार पढ़ लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब आती है बात घोंसले की। तो जितने पक्षी हैं वो लगभग सभी घोंसलों में रहते हैं। जैसे बया पक्षी हो गया, इसका लटका हुआ घोंसला मिलता है आपको। बुलबुल हो गई, कठफोड़वा हो गया, और गिलहरी भी घोंसले में रहती है। गिलहरी पक्षी नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर रहती है? घोंसले में रहती है। याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ ले कि गिलहरी कहाँ रहती है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में जो है पूछे जाते हैं कि बताइए गिलहरी कहाँ रहती है, तो आप सोचेंगे गिलहरी तो पक्षी है नहीं, घोंसले में क्या रहेगी या जहाँ भी रहेगी। लेकिन आप घोंसला तो बहुत कम सही करेंगे, लेकिन याद रखना गिलहरी भी कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। आगे आता है मांद या गुफा। मांद या गुफा में कौन कौन रहता है? तो शेर, भेड़िया, लोमड़ी और भालू। गुफा में कौन कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी, भालू। ये कहाँ रहते हैं? मांद या गुफा में। पेड़ की शाखाओं पर कौन कौन रहते हैं? बंदर, चील, कौआ, टिड्डा और कुछ पक्षी जो हैं वो पेड़ों की शाखाओं पर रहते हैं। कौन कौन से? बंदर, चील, कौआ, टिड्डा और कुछ पक्षी। इसके बाद आगे बात आ गई छत्ता की, कि छत्ते में कौन कौन रहता है? तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है, बर्र छत्ते में रहती है, ततैया छत्ते में रहती है। तो मधुमक्खी, डर्र, ततैया और बर्र ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं? छत्तों में रहते हैं। आप इनके बारे में जानते भी होंगे। अच्छा, घरों में जो घरेलू जानवर होते हैं कुछ हमारे छोटे छोटे, वो घरों में रहते हैं। छिपकली, चूहा, पालतू जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये भी कहाँ पर रहते हैं? घरों में। पालतू वाले होते हैं जो, और मनुष्य, ये सभी क्या रहते हैं? घरों में रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मनुष्य के आवास के बारे में और उसकी साफ सफाई के बारे में कि किस प्रकार से रहते हैं। चलिए घर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। घर एक ऐसा स्थान है जहाँ परिवार निवास करता है, बिल्कुल सही, और आपसी स्नेह और सहयोग का आश्रय स्थल होता है। कौन? घर। स्नेह प्रेम से जो सभी लोग हैं वो घर पर रहते हैं। आगे बात करते हैं मनुष्य को गर्मी, वर्षा, सर्दी से बचने के लिए और आराम से रहने के लिए, अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए घरों की क्या होती है? ज़रूरत होती है। रहने के लिए, सामान को सुरक्षित रखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? घर की। और मनुष्य अपने रहने के लिए झोपड़ी, कच्चा घर या पक्का घर बनाते हैं। ये 3 टाइप से, या तो झोपड़ी बनेगी, या तो कच्चा घर रहेगा, या तो सीमेंट ईंट पत्थर से बना हुआ पक्का घर रहेगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब आई बात घर की साफ सफाई के बारे में। तो घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? साफ सुथरा। यहाँ पे बात करते हैं, अगर घर साफ सुथरा है तो उसमें लोग कैसे रहेंगे? प्रसन्न होंगे। और जिस मकान में शुद्ध हवा और रोशनी का आवागमन हो, अच्छे घर की विशेषताएं अगर पूछा जाए तो आपका जो वहाँ का वातावरण हो वो स्वस्थ हो। स्वस्थ वातावरण से मतलब शुद्ध हवा मिलती हो, और जो प्राकृतिक प्रकाश है मतलब सूर्य का प्रकाश आपका घर के अंदर तक आता हो। चलिए, जिसके अंदर व बाहर गंदगी ना हो, शुद्ध हवा मिले और धूप का आवागमन हो, और घर के अंदर और बाहर गंदगी ना हो, नालियाँ साफ सुथरी और ढकी हुई हो, शौचालय की व्यवस्था हो, मकान स्वस्थप्रद कहलाता है। साफ सुथरी नालियाँ, स्वस्थ वातावरण, शुद्ध हवा का आवागमन हो अगर, तो वो मकान जो है वो स्वस्थप्रद मकान कहलाता है।
अच्छा, मकान में स्वच्छ हवा और रोशनी के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान बनाए जाते हैं। रोशनदान से क्या होता है, जो आपकी हवा है वो दूषित हवा निकलती रहती है। सांस द्वारा छोड़ी गई दूषित हवा, घर में भोजन बनाते समय जला ईंधन और उससे निकली गर्म हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है। आपको पता है गर्म हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी हवा भारी होकर नीचे आती है। तो गर्म हवा होने के कारण हल्की होती है और ऊपर उठकर रोशनदान अथवा अगर कच्चा घर है तो उसकी कच्ची छत से कहाँ जाती है? बाहर निकल जाती है। और जब वो हवा बाहर निकलेगी तो उसके स्थान पर दूसरी हवा तो आना स्वाभाविक है। तो शुद्ध हवा ठंडी और भारी होने के कारण खिड़की व दरवाजे से कमरे में आ जाती है। तो गर्म हवा रोशनदान से निकली और शुद्ध हवा आपकी खिड़की या दरवाजे से अंदर आ गई। कच्चे घर व झोपड़ियों के छत केवल बांस के बने होते हैं, इसलिए उनकी जो छत है उसी से गर्म हवा निकल जाती है और दरवाजे या खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ जाती है। चलो कुछ और बात कर लेते हैं। घरों से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? नालियाँ बनाते हैं। और नालियाँ कैसी रखनी चाहिए? ढकी हुई एवं पक्की होनी चाहिए। नालियों को पानी से धोकर साफ रखना चाहिए और उसमें समय समय पर कीटनाशक का भी छिड़काव करते रहना चाहिए। कुछ और साफ़ सफाई के बारे में बात कर लेते हैं। हमें अपने आसपास की साफ़ सफाई रखना है। पूरा आपका सिलेबस कवर किया गया है इसमें, तो एक एक टॉपिक और एक एक बिंदु को हम यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। हमें हमारे घर के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी शुद्ध एवं साफ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा हमेशा घर के बाहर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। घर के पास वाले पार्क में वृक्षारोपण करना चाहिए। पार्क में साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान सुचारू रूप से रखवाना चाहिए। तो ये भी हमें कुछ कर्तव्य है कि हमें आसपास की सफाई के साथ साथ वृक्षारोपण भी करना है। झोपड़ी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो बांस की, घास फूस की, रस्सी की, गोबर, बल्लियाँ और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। झोपड़ी बनाने के लिए किस किस का? बांस का, घास फूस, रस्सी, गोबर, बल्लियाँ, मतलब जो बल्ली होती हैं वो पेड़ों की शाखाएँ आप जिसे बोल सकते हैं, उनसे उपयोग से कच्चा घर बनाया जाता है। और पक्का घर आपको पता है सीमेंट, पत्थर, ईंट और पट्टियों और लोहे के तार से बनाया जाता है। जैसे लोहे के तार जैसे आप कहते हैं सरिया या छड़ के द्वारा बनाए जाते हैं। और कच्चे घर बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी, बांस, पत्थर, चूना आदि का भी उपयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरे आवास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या करना चाहिए, कौन से जंतु किस आवास में रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये आपके लिए, और आप सिलेबस को देखिएगा रीड के, तो एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे वस्त्रों के बारे में कि कहाँ क्या वस्त्र पहना जाता है, कौन से ऋतु में कौन सा वस्त्र हमें पहनना चाहिए। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।